नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार बढ़ती आग पर काबू पाने और हर वर्ष की इस समस्या के समाधान निकालने के मद्देनजर सचिवालय में मुख्यमंत्री ने वनाग्नि को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल और सभी जनपदों के जिलाधिकारी, एसएसपी और सभी डीएफओ के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें हर वर्ष जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को कैसे कम किया जाए और किस तरह से आग पर नए तरीकों से कारगर ढंग से काबू पाया जा सके, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग जंगलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े टैंक बनवाने के लिए प्रयासरत है और इन टैंकों के पानी को वनों में आग बुझाने में इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिससे सरकार को हेलीकॉप्टर पर खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। वनाग्नि को लेकर हम लोगों ने आगे की अच्छी प्लानिंग हो, आगे सभी विभागों में अच्छा समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, यहाँ पर इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों बचे। वनाग्नि से जो हुआ नुकसान है उसके बारे में भी आकलन करने को कहा है। साथ ही जो हमारी वन पंचायतें हैं, वन पंचायतों के साथ साथ युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और साथ में जो हमारे आपदा मित्र हैं, उन आपदा मित्रों को और उस क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उन सभी को सम्मिलित करके हमने कहा है कि ऐसी योजना बनाई जाए, दीर्घकालिक योजना और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार की योजनाएं। वाइल्ड लाइफ की भी जो है जिसमें सुरक्षित रहे, जिसमें जो हमारे पशु हैं उनकी भी सुरक्षा हो, वन संपदा भी बची रहे और आने वाले समय में जो हमारे नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, स्रोत हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ा है उसका आकलन करने के लिए भी हमने कहा है। मनरेगा के साथ साथ अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ भी समन्वय करना है। सभी विभागों को हमने कहा है कि इसका उत्तरदायित्व फिक्स करें और जो डीएफओ हैं, एसडीओ हैं, रेंजर हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक और जो हमारे स्टेट लेवल पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को एक एक जिले का नोडल अधिकारी बनाने के लिए यहाँ पर बात हुई है कि उनको नोडल अधिकारी वनाग्नि को लेकर के आज समीक्षा बैठक हुई। इसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारी, सभी डीएफओ डिवीजन के और सारे एसएसपी इसमें उपलब्ध थे और इसमें कुल मिलाकर के जो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन योजना बनाने पर बहुत गंभीरता के साथ विचार किया। पहली बात तो आप लोग बता दें कि विगत वर्षों के मुकाबले अभी करीबन 50% ही जितना अप्रैल तक विगत वर्ष फॉरेस्ट फायर केसेस हुए थे, इस साल उसका अभी 50% पे है। यानी इस बार आग पिछले वर्ष के मुकाबले आधा है। और लगातार इसमें सबसे बड़ा यह है कि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और जो दीर्घकालीन नीति है उसमें भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से हम इसको आग की घटनाओं को रोकने का काम करें, जिसमें हमने कई इनोवेटिव स्टाइल दिए हैं। मतलब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जनपदों में कमेटियां बनी हैं और जिलाधिकारी और एसडीआरएफ फंड से तमाम पैसा, एंटाई फंड और एसडीआरएफ फंड से भी पैसा फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए दिया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम इस सत्र से लागू करने जा रहे हैं और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी, उसको हम इस सत्र से लागू करने जा रहे हैं। देश का पहला राज्य होगा जो कि एनईपी को अपने राज्य में लागू करेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधारित पे होना चाहिए। उसमें जो है जो राज्य हैं वो अपना सिलेबस भी तय कर सकते हैं 30-40%। और हम लोगों ने कहा है कि हम अपने राज्य में वेद है, गीता है, रामायण है, उत्तराखंड का इतिहास है, इनका भी अपने पाठ्यक्रमों में समावेश करेंगे और पहले पब्लिक से पूछेंगे कि ये जो है और अपने जो शिक्षाविद हैं उन सब की राय लेने के बाद अपने पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार लाखों यात्री हमारे चारधाम यात्रा में आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने यात्रियों के स्वागत के लिए भी तैयारियां कर रखी हैं और 2 साल बाद
क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल हमारी यात्रा काफ़ी बाधित रही। इस बार काफ़ी अच्छी यात्रा होने वाली है और हमने 4 धाम यात्रा में जहाँ जहाँ भी हमारे CSC हैं, PSC हैं, उपकेंद्र हैं, हमारे जिला चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि कोई भी मरीज हमारे यहाँ किसी को भी दिक्कत होगी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की तरफ से कोई दिक्कत ना रहे। टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आएगी नहीं? देखिए, अभी हमने सभी यात्रियों को ये कहा है कि अभी उनको कोई टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे कोरोना। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा आजकल गढ़वाल मंडल के दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही उनका मन भी टटोलने का काम कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर जो अध्यक्ष के दौरे में निकल करके सामने आई है वो ये है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश के जिन नेताओं के बूथों पर पार्टी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रही, उन नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलेगी, जिसमें पात्रता को लेकर जवानी या बुढ़ापे का कोई संबंध नहीं होगा, योग्यता और समर्पण को प्राथमिकता मिलेगी। PCC अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि धरातल पर काम करने वाले सदस्यों को संगठन में सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति नेता का चमचा ना बने, पार्टी का सिपाही बने, और इसी सोच को लेकर हम काम कर रहे हैं। सकारात्मक चेंज की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं और जो परेशानियां रही हैं अभी तक, क्योंकि सारा वातावरण अनुकूल था, आप सब लोग भी जान रहे थे, क्योंकि कुंभ में जो घोटाला हुआ था जांच के नाम पे, उसके अलावा मुख्यमंत्री के कर्मचारियों के स्टिंग ऑपरेशंस आए थे, जिला विकास प्राधिकरण को लेकर लोग परेशान थे, पुलिस पे ग्रेड का मामला था, OPS का मामला था, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला था। ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिससे जनता के बीच में एक माहौल था कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल अपोजिट थे, तो उन चीज़ों को समझने के लिए मैंने ये 12 दिन का अपना भ्रमण कार्यक्रम रखा है, जिसमें मेरा एक लक्ष्य ये था, मैं कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल सकूं, उनसे समझ सकूं और नीचे के कैडर को हम समझ सकें। और दूसरा मेरा उद्देश्य था, जो 4 धाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है उसका जायजा ले। उत्तराखंड में 3 तारीख से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर पिछले दिनों पर्यटन, धर्मस्व और सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, जिसमें तमाम जगह शौचालयों में साफ सफाई की अवस्था पाई गई थी, जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। वहीं यात्रा शुरू होने से ठीक पहले आज सतपाल महाराज ने एक बार फिर से सभी विभागों को यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियां पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फ़ोन से संपर्क करता है तो फ़ोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि 4 धाम यात्रा में हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की सेवा कर रहे हैं। यह हमें सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप में हम सभी को तन्मयता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो पर्यटक आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका स्वागत और सत्कार करना है। इसके साथ साथ साधु संत आ रहे हैं, विशेष सम्मान उनको हमने देना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है और खास करके सभी की मदद। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और 4 धाम यात्रा से जुड़े व्यापारी वर्ग कपाट खुलने से पहले ही एक मंच में खड़े होकर सरकार के विरोध में आ गए हैं। दरअसल चारों धाम में रोजाना यात्रियों की संख्या के नियत करने पर यह गुस्सा यात्रा से रोजगार पाने वाले लोगों के बीच पैदा हो गया है। यमुनोत्री धाम में 4000 रोजाना यात्रियों की संख्या यात्रा करने पर यात्रा के मुख्य पड़ाव बड़कोट में लेकर यमुनोत्री धाम में इसका विरोध हो रहा है और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री मंदिर में पहुंचकर इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो होटल और अन्य व्यापारी वर्ग भी गुस्से से इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।
आज हम यमुनोत्री धाम में समस्त व्यापार मंडल यमुनोत्री धाम उत्तराखंड सरकार के खिलाफ अपना यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड सरकार ने कल शाम यात्रा 4 धाम यात्रा के लिए जो SOP जारी करी है और उसमें लिमिटेशन चारों धाम के लिए और यमुनोत्री धाम के लिए विशेषकर 4000 जो यात्रियों की लिमिटेशन रखी है, हम उसके खिलाफ यमुनोत्री धाम से सरकार का विरोध करते हैं। और सरकार अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेती है और सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो हम इसके खिलाफ जो है यहाँ पे आंदोलन भी करेंगे। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि 2 साल से लोग अपने घरों में बेरोजगारी करके बैठे हैं और मुश्किल से लोग ये धामों में, चारों धामों में जो है यात्रा की आस लगाए बैठे हैं। और सरकार ने जो ये लिमिटेशन किया है इसके लिए इसको ख़त्म कर देनी चाहिए और यही सरकार से गुजारिश है। 3 तारीख से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इसमें 3 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, उसमें पाबंदी लगा दी है कि यमुनोत्री के लिए सीमित यात्रा होगी। 4000 यमुनोत्री, 7000 गंगोत्री, 12000 केदारनाथ और 15000 बद्रीनाथ की में ही लोग जा पाएंगे। जबकि लोगों की बुकिंगें पहले से एडवांस हो चुकी हैं, जनवरी से शुरू हो गई है बुकिंगें। और ये जो सीमित इन्होंने जो यात्रा का रूट बनाया है, ये कल जो बनाया है वो बहुत गलत है। हम सरकार से निवेदन करेंगे वो अपनी इस सीमित उसको वापस करें और नहीं तो जो होटल एसोसिएशन। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जल्द 350 डॉक्टर की नियुक्ति होने जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से पद खाली पड़े थे, जिनकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सबसे पहले CSC, PSC और गांव के जो छोटे अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य में जितने हमारे CSC हैं, PSC हैं, हमारे गांव के छोटे हॉस्पिटल हैं, अब डॉक्टरों की कमी जो है 6 महीने में हर हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर आ जाएंगे। और अभी लगभग 350 डॉक्टरों की ड्यूटी हम पहाड़ में करने हैं। कोई भी अब हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो गांव स्तर पे है, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पे है। वहीं आज DG उत्तराखंड के नई DG हेल्थ शैलजा भट्ट ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने 4 धाम यात्रा से लेकर वर्तमान में चल रही NS विष्ट के मामले को लेकर मीडिया से बात की। इसके साथ ही साथ पहाड़ों में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुर्गम क्षेत्रों के लिए डॉक्टर्स के लिए स्पेशल पैकेज रखा जाएगा। जो बिस्ट ने आरोप लगाए हैं उस पर स्क्रूटनी की जाएगी, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और हम सभी CMO से और PMS से पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके बारे में उनको क्या कहना है, क्योंकि अस्पताल CMS और PMS रन करते हैं। उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपके अस्पताल में जितने मरीज आते हैं उनको कितनी कितनी दवाइयाँ दी जाती हैं और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। तो उनसे ये पूछा जा रहा है। और एक डॉक्टर बिस्ट से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात पूछें कि उन्होंने किस तथ्य पर इस बात को प्रकाशित किया है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारी सचिव मैडम की तरफ से बहुत अच्छी पहल की जा रही है। उन्होंने ये कहा है कि हम डॉक्टर्स को अधिक तनख्वाह देंगे, जितना भी वो मांगेंगे नेगोशिएबल पे रखेंगे और हर डिफ़िकल्ट एरियाज़ के लिए पैकेज प्लेन से अलग होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है और जहाँ पर भी हम डॉक्टर रखेंगे, हम जो एडवर्टीज़मेंट करेंगे। आगामी 3 मई को मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर है और जिसको आमतौर से मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद को लेकर राजधानी देहरादून के बाजारों में खासा रौनक देखने को मिल रही है और इस बार की ईद बीते 2 पैंडेमिक सालों की ईदों की तुलना में काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ईद की मिठास कम सी हो गई। ईद का जो मकसद है, ईद के माना खुशी पे आते हैं, तो उसको ईद उल फितर के माना जोड़ने के आते हैं कि खुशी के मौके पर सबको जोड़ा जाए, सबको इकट्ठा किया जाए और जितनी खुशी हो आज़ादी के साथ अपने भाइयों के साथ मिलजुल करके इस खुशी को बांटा जाए। ये ईद का मकसद है। और जहाँ तक तैयारी की बात है वो ये है कि आदमी खुशी के मौके पर थोड़ा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है,
जिनके पास गुंजाइश होती है वो अपना पैसे से नया जोड़ा खरीदता है, जिसके पास गुंजाइश नहीं होती वो पुराना धो करके पहन लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं दुनिया में, ये दुनिया है, ये इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, सभी थे। भैया ईद का मौका है और आप दुकानदार हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है महंगाई से? महंगाई में सर तो बहुत ज़्यादा है रेट के ऊपर। ग्राहक आते हैं, सामान देखते हैं, फिर वही बार्गेनिंग कहाँ से करें। लेकिन बाजार में तो बहुत भीड़ दिख रही है। बस भीड़ ही भीड़ है, देने वाले कहाँ हैं। अब अपना सबको बजट देखना है ना। पिछले 2 साल लॉकडाउन में रहा, सबको इतना बजट नहीं, वहाँ से लाए रात में कितना गए। लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी मार्केट की? लॉकडाउन से पहले अच्छा था। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी देहरादून के पट्टन बाज़ार में, जो मशहूर जामा मस्जिद है यहाँ की। पट्टन बाज़ार की मस्जिद आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ है, और चूँकि परसों जो है और हम अपने दर्शकों से दिखाएंगे कि किस तरह के हालात चल रहे हैं मार्केट में और किस तरह से लोग जो है मार्केट में आ रहे हैं, शॉपिंग चल रही है, क्योंकि परसों एक बड़ा दिन है तमाम जो मुसलमान हैं उनके लिए ख़ास तौर से, क्योंकि ये दिन एक खुशी का दिन है और तमाम जो लोग हैं वो अपनी शॉपिंग करते हैं। ज़ाहिर है ईद साल में एक बार आती है और इस ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जिस तरह से कई शॉप्स लगी हैं, इत्र की शॉप है यहाँ पर और कई तरह के कपड़ों की शॉप है, कुर्ते की शॉप है, जूते चप्पल की शॉप है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए पिछले सालों की, क्योंकि पिछले 2 सालों से लॉकडाउन था, जिसका जो असर था तमाम आम जनता पर पड़ा था और आम जनता जो है महंगाई से गुजर पा रही। हालांकि इस बार भी जो तमाम लोगों से बात की है उनका कहना है कि महंगाई का असर इस बार भी देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से तमाम दुकानदार उनसे भी हमने बात की है उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि तमाम जो लोग हैं वो चीज़ के आधे दाम। एक तरफ ईद को लेकर खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्कर जाफरी, ANB न्यूज़। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं कमिश्नर गोलापार स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम और इंडोर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर को हॉकी का मैदान छोटा लगा तो उन्होंने तुरंत उसकी नपाई शुरू कर दी। फीता आने से पहले वह अपने कदमों से मैदान की नपाई करते नजर आए। फीते से नपाई होने के बाद वे संतुष्ट नजर आए। तो अभी केवल मैं देख रहा था कि बेस का ही काम हुआ है और उसके अलावा इस पे टर्फ भी लगना होता है या ग्रास की बनानी है। आजकल तो टर्फ ही होती है, तो टर्फ का अलग से फिर एस्टिमेट बनाने के लिए हम शासन से बात करेंगे, क्योंकि अभी हॉकी में बहुत सी प्रतिभाएं आप देख रहे हैं उत्तराखंड में नई नई दिखी हैं और एक अच्छे स्टैंडर्ड की हॉकी खेली जा रही है। इसको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना चाहिए और एक टर्फ यहाँ पे लगनी चाहिए, ऐसा मेरी ओर से प्रस्ताव रहेगा। तो उत्तराखंड प्राइमरी लीग होने वाला था उत्तराखंड के अंदर, क्या कहें तब तक हल्द्वानी स्टेडियम की स्थिति सुधार हो जाएगी ताकि यहाँ गेम हो सके? प्रयास ये रहेगा कि जो एसेट्स बन चुके हैं इनको हम जल्द से जल्द यूज़ करें। सर निरीक्षण में खामियां मिली आपको उसको? नहीं, मैंने टेक्निकल एंगल से इसको भी नहीं देख रहा था, क्वालिटी एंगल से भी नहीं देख रहा था, क्योंकि उसके लिए तो बहुत से टेस्ट पहले भी हुए होंगे, थर्ड पार्टी भी रही होगी, तो उस एंगल से तो मैं नहीं आया हूँ। केवल इतना है कि यहाँ पे जो काम है उनको हम शुरू कैसे करवाएं वो। और नवनियुक्त पुलिस कप्तान प्रदीप कुमार राय ने अल्मोड़ा जिले की कमान संभाल ली है। अल्मोड़ा जिले की कमान संभालने के बाद उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान एसएसपी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने कहा कि ड्रग्स और साइबर क्राइम पर रोकथाम तथा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार पर उनका फोकस रहेगा। पहाड़ में युवाओं में बढ़ते नशे के प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए एसएसपी रॉय ने कहा कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर क्राइम, इन तीनों पे हम लोग का पूरा फोकस रहेगा। साथ ही जो फ्रॉड की घटनाएं हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड या लैंड फ्रॉड या अन्य ऐसे जो घटनाएं जिससे कि आदमी की पूरे जीवन भर की कमाई डूब जाती है, उसको उसके इन्वेस्टिगेशन को त्वरित करना और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करना, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जी हाँ, ये जो एक आर्मी पर्सन के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है और ये पूरे प्रदेश में बनाया गया है, हमारे यहाँ अल्मोड़ा में भी बनाया गया है।
उसमें जो भी ऐसी अगर कोई व्यक्ति जो आर्मी में है या उनके परिवार वाले हैं, जो कि उनके जो आर्मी का जवान वो बेचारा बॉर्डर पे है और देश की रक्षा कर रहा है, और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं, उनके लिए उनकी कोई समस्याएं आती हैं कानूनी रूप से जिसमें कि पुलिस सहायता कर सकती है, तो उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए हमारे यहाँ पुलिस ऑफिस में हेल्प डेस्क खोला गया है और हम उसको लालकुआं पुलिस के उच्चाधिकारी के दिशा निर्देश में सत्यापन अभियान का काम पुलिस द्वारा लगातार जारी है और इस अभियान में लगातार लालकुआं पुलिस जगह जगह जाकर लोगों का सत्यापन कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि अपने मकान में जो भी किराएदार रखें उसका सत्यापन अवश्य कराएं, जिससे पता चल सके कि वह व्यक्ति कहां का रहने वाला है या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं है। ये उच्च अधिकारियों का जो हमारा पहले से ही निर्देश था कि ये पूरे क्षेत्र में जितने लोग बाहर से आए हुए हैं इनका एक बार सत्यापन जरूर किया जाए तथा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। तो इस संबंध में हमारी पुलिस टीम की जो डिफरेंट टीम है, जो हल्दू चौर क्षेत्र हो गया, लालकुआं क्षेत्र हो गया और तथा बिंदुकत्ता क्षेत्र हो गया, इसमें टीम बना के सत्यापन अभियान चलाया गया। अभी तक जो सत्यापन अभियान में लगभग 1020 जो सत्यापन हमने बाहरी लोगों के किए गए हैं, इनमें से 13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और अभी भी सत्यापन अभियान जारी है और जो बाकी ठेकेदार हैं, लेबर हैं और मजदूर हैं, किराएदार हैं, इनका सत्यापन किया जा रहा है। तो सर आगे भी कोई लगातार जारी रहेगा अभियान और जो लोग नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? इसमें जो लोग सत्यापन नहीं करा रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट तथा अगर देखा जाता है कि जवान बाग सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ देवाल के पिंडर कैल संगम पर आखिरी विदाई दी गई। उनके बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि शनिवार को श्रीनगर लेह के बीच सड़क हादसे में 9वीं बटालियन के जवान बाग सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कांडे लाया गया। जवान बाग सिंह के निधन की खबर से जहां एक और पूरे पिंडर घाटी में शोक की लहर है, तो वहीं जवान बाग सिंह के माता पिता के आंसू जवान बेटे के आकस्मिक निधन की खबर सुनने के बाद से ही थम नहीं रहे हैं। को खबर आई कि जो हमारे कांडे ग्राम सभा में बाग सिंह जी हैं, जो 21 साल की उम्र में उनका देहांत, वो शहीद हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं दुख की खबर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये गर्व की बात हम सब लोगों के लिए ये भी है कि इस दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन देश के लिए शहीद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज पूरे क्षेत्र की आंखें नम थी और पूरे क्षेत्र ने, हमारे यहाँ के महिलाओं ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ही विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। हम भगवान से प्रार्थना। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जानकारी के अनुसार खटीमा क्षेत्र के जमाव निवासी मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल करीम उम्र लगभग 30 वर्ष की 17 मील पुलिस चौकी के अंतर्गत सुरई रेंज के जंगल में साइफन के पास गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। घटनास्थल पर डेड बॉडी को देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, तो वहीं लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की गहनता से छानबीन में जुटी हुई है। 2022 को हमको सुबह ये सूचना मिली थी कि 17 मील से आगे सुरई के जंगल में तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। हम घटनास्थल पर गए, हमने वहाँ मौका मुआयना किया। वहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी गला रेत करके संभवतः हत्या हम उसको मान करके चल रहे हैं, वो व्यक्ति जो है मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल करीम, उसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने। ज़्यादा इसके बारे में जो है और जानकारी जुटा रहे हैं। बाजपुर में बीते दिनों हुए गोलीकांड में आरोपी अविनाश शर्मा के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़खानी करने के आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम पिपलिया में बीते दिनों नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी अविनाश के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने और बिना विवेचना की धाराओं को बदलने का आरोप लगाया है। ये सुबह जब ये 4:44 पर मुकदमा दर्ज हुआ, लगभग मैंने 7 बजे ये एफआईआर जो है डाउनलोड की थी 172/2022, जिसमें धाराएं जो दर्ज हुई थी 323,
504, 506 और 300 और 452। लेकिन मैंने उसकी जो दर्ज की थी उसकी कॉपी भी निकाली थी। उसके बाद जो इन्होंने न्यायालय में दीपक शर्मा और मोहित अग्रवाल को जो पेश किया, उसके साथ जो FIR लगाई उसमें धारा 395 इन्होंने 452 किया, 395 कर दिया गया। उसके बाद मैंने शनिवार को माननीय न्यायालय से इसकी सर्टिफाइड कॉपी जब ली तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये FIR में टेम्परिंग का कार्य किया है। यदि एक विषय था कि ये विवेचक द्वारा यदि जांच में घटाया बढ़ा जाता तो वो कोई इशू नहीं था, लेकिन इन्होंने उसी FIR को जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें 452 आ रही है, जो पुलिस दे रही है उसमें 395 आ रही है। ये अंतर ये 452 का मतलब है घर में घुसना और 395 का मतलब है डकैती। बहुत विधि विरुद्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।